आ गए हैं एग्जिट पोल, और अगर ये एग्जैक्ट साबित होते हैं तो मतलब मोदी को वोट खटाखट खटाखट खटाखट, और विपक्ष सफाचट सफाचट सफाचट, और मोदी 3.0 टकाटक टकाटक चलने का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। ये जिस तरीके के नतीजे आए हैं अपने आप में वाकई बहुत अभूतपूर्व हैं, और खास तौर से हिंदुस्तान जैसे विविधता पूर्ण देश में जिसमें इतने सामाजिक समीकरण हैं, इतनी गूढ़ताएं हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ तीसरी बार चुनकर आते दिखाई पड़ रहे हैं अगर एग्जिट पोल की माने, और ये अगर एग्जैक्ट जैसा मैंने कहा साबित होते हैं तो हर बार वो ज्यादा सीटें लेकर आते दिखाई पड़ रहे हैं। और जो कहा था उन्होंने कि अब की बार 400 पार, मतलब पहले 282, फिर ऐसी 303 2019 में चलाई कि विपक्ष साफ हो गया, और अब जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया था तो उसमें दो बड़े चैनल आज तक और इंडिया टीवी, उसमें जो अधिकतम सीटें जा रही हैं वो 400 का आंकड़ा छूती हुई दिख रही है, बल्कि उसको क्रॉस कर रही हैं। और अगर न्यूनतम की भी बात करें तो 370 जो उन्होंने बीजेपी की कही थी, तो उतनी तो एनडीए की कम से कम आ रही हैं। तो इसके मायने क्या हैं, इसको ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और आखिर इसके बाद अब राजनीति की दशा दिशा क्या होगी उस पर एक मोटे तौर पर चर्चा करना बुलंद भारत टीवी जरूरी समझता है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर, और जब मैं आपको ये एग्जिट पोल पर बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, दरअसल ये समझने की बात है कि लगातार जिस तरीके से तमाम नैरेटिव चलते रहे, इंडिया गठबंधन ऐसा लग रहा था कि बहुत सशक्त चुनौती देता दिखाई पड़ रहा है, वरना जिस समय 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था और राम जन्मभूमि का मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, लोगों के दिलो दिमाग में वो रच और बस गया था, लग रहा था चुनाव तो वहीं खत्म हो गया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, ऐसा लगा कि राम जन्मभूमि का मुद्दा अयोध्या पीछे चला गया है। दूसरे मुद्दे कभी संविधान, कभी संपत्ति का जो बंटवारा वाला मामला है, या 400 पार के जरिए किस तरीके से दलितों का आरक्षण छीन लिया जाएगा, बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरीके के जो तमाम नैरेटिव इंडिया गठबंधन की तरफ से चले थे, जाति जनगणना के को आगे बढ़ाते हुए, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, ये दो जो यादव कुल हैं, ये जब जुड़े कांग्रेस के साथ में, इंडिया के साथ में, उसके बाद थोड़ा माहौल बनना, या यूं कहें इंडिया का बनना शुरू हुआ, और राजनीति का माहौल थोड़ा सा टकराव वाला हुआ। ऐसा लगा कि अब इस बार ऐसा नहीं है कि सब केक वॉक हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, चुनाव हमेशा मजेदार हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जो एक तरफा जो कहा जा रहा था पहले, ऐसा लगने लगा कि हर सीट पर टकराव है। लेकिन एक विश्लेषक ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये तो होता है कि कांटे का संघर्ष है, और कांटे के संघर्ष का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी वो विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया की उस क्रिकेट टीम के तरीके से हो गई है, जब करीबी मुकाबला होगा तो वो मैच को आखिरी स्लॉन्ग ओवर तक लाकर बिल्कुल स्नायु तंत्रों को काबू में कर कर वो विजय अपने खाते में दर्ज करा लेगी। खैर, ये तो एग्जिट पोल हैं, और एग्जिट पोल आमतौर पे अगर ये देखा जाए तो चूंकि होता क्या है कि जो ओपिनियन पोल हैं उस पे तो कई बार पूरी तरीके से गलत साबित होते हैं। एग्जिट पोल के बारे में भी ये नहीं कह सकते कि वो 100% सही होंगे, लेकिन अगर हम एवरेज देखेंगे तो वो प्रतिशत 80 या 85% से ज़्यादा जाता है। लेकिन कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत ना दे रहा हो। 400 सीटें दे रहा है, नहीं दे रहा, 350 सीटें दे रहा है, नहीं दे रहा, लेकिन एनडीए और बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो दे ही रहा है। तो निश्चित तौर पर एग्जिट पोल ये तो इशारा कर ही रहे हैं कि मोदी 3.0 का रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से प्रशस्त हो चुका है, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है। लेकिन अब जरा बात करते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर क्या मोदी ने किया, क्या इंडिया गठबंधन ने किया, आखिर ये नतीजे क्यों? क्योंकि इस बार विपक्ष की एक तो तारीफ करनी पड़ेगी, मिलकर लड़ता तो दिखाई पड़ा। तमाम उनमें मनमुटाव थे, एक समय तो लग रहा था कि विपक्षी गठबंधन खड़ा ही नहीं हो पाएगा, और कई जगह हुआ भी ऐसा। जैसे इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी हैं भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनकी नंबर 1 दुश्मन कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में झाड़ू और हाथ साथ साथ, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गलभैयां रही।
लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने रास्ते, कांग्रेस अपने रास्ते और एक दूसरे के सबसे प्रबल शत्रु भी वहां पर बने दिखाई पड़े। इस तरीके के विरोधाभासों के बावजूद, खास तौर से उत्तर प्रदेश, जहां से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता बनता है रायसीना हिल्स तक, वहीं से रास्ता यानी अवध से होकर निकलता है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने टिकट बांटे और राहुल गांधी भी बाद में रोते गाते रायबरेली से पर्चा भर ही दिए, तो ये हुआ कि जो दो फर्स्ट फैमिली, एक गांधी परिवार और एक यादव परिवार, इनके दोनों जो उत्तराधिकारी या जो दोनों वारिस हैं वो वहां पर चुनाव लड़ते दिखाई पड़े। इससे जिस तरीके से वहां पर टिकटों का बंटवारा और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से टिकट बटे, उससे कहीं कहीं काफी दिक्कत हुई, काफी विरोध भी हुआ, काफी मायूसी भी हुई। इस वजह से ऐसा लगने लगा कहीं चुनाव हाथ से तो नहीं निकला जा रहा। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ये कुछ ऐसे ही करिश्मे करने के लिए जैसे बनी हो, उन्होंने इस तरीके से एक एक सीट पर मोदी, आप समझ लीजिए कि बस ये मान के चलिए कि डबल सेंचुरी बनाते बनाते रह गए रैलियों के मामले में, इतनी उन्होंने रैली कर डाली। इसके बाद अगर आप बात करें उनके नायब अमित शाह की, जो गृह मंत्री हैं, जिनको टिकटों के वितरण से लेकर जो सीटों पे तमाम संकट थे उनका मोचक बनना था, उन्होंने एक एक सीट पर ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह खिलाफ जाती दिखाई पड़ रही थी, वो अपने पक्ष में साम दाम दंड भेद सब अपनाकर वो लेते हुए चले आए। और इसका नतीजा कम से कम जो एग्जिट पोलों में आ रहा वो दिखाई पड़ रहा है। यूपी के अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव था वो था बिहार और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अब इसमें बताता हूं, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो जो था उसको बचाने की चुनौती थी, क्योंकि वहां पर लगभग वो अपने पीक पे थे। मैं जहां पर पूरी तरीके से उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, गुजरात की बात ही नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ इनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर वैसा ही वो प्रदर्शन दोहराते दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान में उनके सामने चुनौती थी, नुकसान एग्जिट पोलों में भी दिखाई पड़ रहा है। कर्नाटक में भी उनको नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है एग्जिट पोलों में। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है, यहां पर यह समझने वाली बात है कि जो नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है उसकी भरपाई वो दूसरे राज्यों से बहुतायत से करते दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे उड़ीसा अपने आप में जिस तरीके से वहां पर नवीन पटनायक के, वैसे भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होती थी और विधानसभा में नवीन पटनायक को वोट देते थे लोग, लेकिन इस बार तो पूरी तरीके से 18 या 19 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें, मतलब पूरा सोपड़ा साफ करते दिखाई पड़ रही है बीजेपी उड़ीसा में भी। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा और भी ज्यादा दिलचस्प है। ममता के गढ़ में वो ममता से बहुत ज्यादा सीटें लाती दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोलों के मुताबिक, क्योंकि पिछली बार 18 सीटें थी तो कम से कम वो उसमें 7-8 सीटें और बढ़ाती दिख रही है, 26 सीटें, बल्कि कुछ लोगों ने तो 31 सीटें तक भी दी हैं। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हर चरण में चुनाव हुए हैं और मोदी और शाह ने किस तरीके से वहां पर जाकर रैलियां की हैं। संदेश खाली का मामला जिस तरीके से उठा था, उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुष की जगह जिस तरीके से माफिया मुसलमान और जो है मदरसों वाली जो ये स्लोगन्स आए, जो जुमले आए, ये सब चीज़ें वहाँ पर कही गई। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आई, मंगलसूत्र भी आया, मुसलमान भी आया, और जिस तरीके से जो है संपत्ति के डीएनए टेस्ट की बात राहुल गांधी की तरफ से भी हुई। लेकिन इस दौरान जो सबसे ज़्यादा जो नैरेटिव चला वो सामाजिक न्याय का चला कि बाबा साहेब का संविधान बदल देंगे मोदी को अगर 400 पार आती है। लेकिन मोदी ने कहा कि संविधान उनके जीते जी कोई नहीं बदल सकता है, और उन्होंने उल्टे तथ्यों के साथ में कुछ आरोप लगाए कि कैसे इमरजेंसी में संविधान बदला गया और तमाम जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, दलितों और ओबीसी की जगह, जो मतलब उनका शेयर काटकर कर्नाटक और कांग्रेस शासित राज्यों में जिस तरीके के जो प्रयास हुए उसको उन्होंने गिनाया। इसका भी खूब प्रतिकार हुआ विपक्ष की तरफ से। लेकिन जो मोदी की गारंटी थी, उस गारंटी पर लोग ज़्यादा भरोसा करते दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे राहुल गांधी की बात ना करूं तो ये बात अधूरी रह जाएगी। राहुल गांधी ने मेहनत बहुत की, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने 2 बार न सिर्फ यात्राएं की, उन्होंने भी खूब रैलियां की, रैलियों में कोई कमी नहीं की, खूब मेहनत की। लेकिन इसके बीच में नरेंद्र मोदी ने एक काम और किया। विपक्ष लगातार सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव गढ़ रहा था और प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें पीछे नहीं थे, और अकेले मोदी जो पार्टी की जो तमाम व्याधियां थी, तमाम कमियां थी, जो तमाम कमजोरियां थी,
आप सोचिए कि 80 से ज़्यादा साक्षात्कार उन्होंने इस दौरान, चुनाव के दौरान दे डाले। मतलब वो रैलियों पे रैलियाँ करना, लगातार रैलियों का रेला, उसके बाद इंटरव्यू में भी पूरी तरीके से वो छाए रहे। मतलब कहीं पर भी वो किसी नैरेटिव से अलग नहीं हुए और हर सवाल का जवाब, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उन्होंने कैटर किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखिए तो दक्षिण भारत में केरल में खाता खोलते दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों तक की बात हो रही है। और तमिलनाडु में जहां पर 2 सीटें तो आने की बात हो ही रही है, लेकिन डबल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जा रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन डेक्कन है वो भी अब लॉन्च हो चुका है 2024 के चुनाव से। मुझे बहुत ठीक से याद है, अमित शाह से जब मेरी एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर यूपी की तरह तमिलनाडु और दक्षिण को भी भारतीय जनता पार्टी का भगवा का गढ़ ना बना दें तो आप कहिएगा। और वाकई उस दिशा में एक बहुत मजबूत कदम भारतीय जनता पार्टी चलती दिखाई पड़ रही है, ब्रांड मोदी के सहारे। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जब इस प्रचंड जीत के साथ, इस प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार आ रहे हैं, तो उस पर हम जरूर बुलंद भारत टीवी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या बदलाव वो लाएंगे। जो उन्होंने कहा था 2047 के रोड मैप के साथ साथ उन्होंने कुछ कहा था कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ऐसे बदलाव किए जाएंगे, लेकिन उन पर तो चर्चा हम करेंगे। लेकिन वाकई पार्टी, कैबिनेट और जो संगठन है उसमें चेहरे कैसे बदलेंगे, क्या आमूलचूल परिवर्तन होंगे या कुछ बिल्कुल नई नीतियों के साथ और नए कलेवर के साथ कुछ चीजें होंगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। इससे ज्यादा दिलचस्प होगा कि जो ये इंडिया गठबंधन बना था, इस गठबंधन का अब हश्र क्या होने वाला है। ये गठबंधन अब उसी मजबूती के साथ मोदी का प्रतिकार करेगा या छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि चुनाव के समय तो एक बार ये लोग एकजुट हो गए, लेकिन लगातार विरोध कर पाने की कुव्वत है क्या? क्योंकि कांग्रेस के हमने तमाम नेताओं को देखा, विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को देखा, जो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को सुबह से शाम तक कोसते दिखाई पड़ते थे, और वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रखने लग गए, अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करने लग गए। तो अब ऐसी स्थिति में विपक्ष का हश्र क्या होने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये विपक्ष विरोधाभासों से और अंतर्द्वंद से भरा हुआ था। वैसे ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि तमाम पार्टियों की जो रीजनल पार्टी होती, क्षेत्रीय दल होते हैं, उनकी अपनी नीतियां होती हैं और उनके अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो उस पर द्वंद्व होता है। लेकिन यहाँ पर महत्वाकांक्षाओं का द्वंद्व ज़्यादा बड़ा था। उसके बावजूद चुनाव से पहले तो वो लोग एकजुट हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के लोग भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल तो जेल ही पहुंच गए, इसके लिए आए थे और जेल से बाहर आया, फिर वो 2 जून को ही 2 जून की रोटी उनको अब तिहाड़ में मैसर होगी, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में और वहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस आपस में अलग अलग लड़ी है, लेकिन वो उनका क्या अस्तित्व रह जाएगा, क्या रहेगा। और पंजाब एक बड़ी चुनौती बनकर आ रहा है, क्योंकि बार बार खबरें आ रही हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी के बीच बहुत ज्यादा विरोधाभास है। तो इस मोदी की लहर के बाद, इस आघात के बाद, क्या विपक्ष और तमाम विपक्षी दल अपना वजूद बचाने के संघर्ष में पूरी तरीके से फंस जाएंगे, या फिर एक मजबूत सहयोगियों की तरह इस मोदी स्ट्रॉम का या मोदी सुनामी का सामना करने के लिए खड़े होंगे? ये तो भविष्य के गर्त में है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हम आपको इन नतीजों के मायने, नतीजे मतलब जो एग्जिट पोल हैं, इन पर लगातार आपको हम खबरें देते रहेंगे और ये बताएंगे कि इनके निहितार्थ क्या हैं, इनके मायने क्या हैं। आप देखते रहिए बुलंद भारत टीवी। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा, ताकत आपकी।